हाथरस से ऐश्वर्या, विजय है मेरे साथ लखनऊ से जुड़े, और रविंद्र मथुरा से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। रविंद्र, चूंकि मथुरा के पास ही हाईवे पर इन्हें अरेस्ट किया गया है, और इसीलिए पहला सवाल मेरा आपसे होगा, जो 4 लोग अरेस्ट किए गए हैं इनके बारे में क्या जानकारी मिली है, कहां के रहने वाले हैं, पीएफआई से कैसे संबंधित रहे हैं, और क्या वाकई में ये मुख्य षड्यंत्रकारी रहे हैं जो हाथरस के नाम पर दंगा फैलाने और भड़काने की व्यूह रचना कर रहे थे? रविंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? वो नहीं है, ये सिर्फ प्यादे हैं, और जो पीएफआई है ये उसके सदस्य बताया जा रहा है। मथुरा के माठ जो इलाका है उस जगह से इनकी गिरफ्तारी की गई है। मथुरा का जो माठ थाना है उस इलाके से इनकी गिरफ्तारी की गई है। अगर मुख्य जो षड्यंत्रकारी हैं उनकी बात करें तो ये मुख्य षड्यंत्रकारी नहीं है, ये सिर्फ प्यादे हैं, और जो हाथरस कांड है उसको दहलाने की ये साजिश रच रहे थे। कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिक दंगा है उसे भड़काने के लिए ये हाथरस की तरफ कूच कर रहे थे। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी जिस तरह से यहाँ सामने आई है, उन्होंने पहले ही इनकी गतिविधियों पर नजर रखी हुई थी। पूरा जो मथुरा और हाथरस बॉर्डर है उसे सीज किया गया है, पूरे हर आने जाने वाले पे नजर रखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस की सक्रियता है वो यहां काम आई है। पुलिस ने इन 4 लोगों को जो संदिग्ध नजर आ रहे थे वहां टोल नाके पे इनकी जो गतिविधि थी, जो इनका बॉडी लैंग्वेज थी, उसको देखकर और जो स्विफ्ट कार है उसे रोक लिया, इनकी तलाशी ली गई। तो इनके पास लैपटॉप, मोबाइल और जो संदिग्ध जो ग्रंथ है वो मिला है। तो कहीं ना कहीं इनसे पूछताछ की गई, और उस पूछताछ में जाहिर हुआ कि जिस तरह से ये लोग हाथरस की तरफ जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जो साजिश रची हुई थी, उस साजिश को अंजाम देने के लिए वहां गए थे। फिलहाल जो पुलिस है, मथुरा पुलिस, इनसे गहनता से जांच कर रही है कि इनका मोटिव क्या था, क्या उद्देश्य था, किस तरह से ये साजिश को अपनी को अंजाम देते। फिलहाल जो 4 लोग हैं वो उनमें से 3 लोग रामपुर। ये तो मथुरा की रिपोर्ट हो गई। रविंद्र, आप रहे, आप स्क्रीन पर बने हुए हैं। रवि के पास में चलते हैं, लखनऊ। रवि, लखनऊ से मुझे ये बताइए, अच्छा विजय मिश्रा है, माफ कीजिएगा, विजय मिश्रा लखनऊ से हैं। विजय मिश्रा, मुझे ये समझाइएगा, अभी तक जो लोग अरेस्ट हुए हैं, मुजफ्फरनगर के नगला का रहने वाला अतीकुर रहमान है, मल्लपुरम का सिद्दीकी है, बहराइच का मसूद अहमद है, और रामपुर जिले का भी पकड़ा गया एक शख्स है। ये चारों पीएफआई से कब से कनेक्ट रहे हैं, और पीएफआई के अलावा और किन किन संगठनों के साथ में इनका कनेक्शन रहा है? अभी 4 गिरफ्तार हुए हैं यूपी पुलिस, एसआईटी, साइबर सेल के रडार पर, और कितने लोग हैं? देखिए, यहाँ पर जो जानकारी अब तक सामने आई है उसके अनुसार इन 4 लोगों की गिरफ्तारी जरूर हुई है, और ये जरूर बताया गया है कि एक लैपटॉप है इनके पास, और कुछ संदिग्ध और भी सामान है, जिसमें कुछ शायद ऐसे कुछ इनके पास पेपर्स हैं जिनके जरिए से ये सिद्ध किया जा रहा है कि ये सभी लोग जो है वो दंगा भड़काने के लिए या फिर इन सब चीजों से रिलेटेड हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको याद हो, सीए या एनआरसी की जब घटना हुई थी, और जब पूरे प्रदेश में या फिर प्रदेश के और कई इलाकों में जब जहां पर पूरी घटनाक्रम हुए थे, पूरे सड़कों पर काफी आग लगी थी, और दिल्ली में सबसे बड़ी घटना हुई थी, तब उसी समय एक बहुत बड़ा सवाल उठा था कि पीएफआई जैसे संगठन को बैन क्यों नहीं किया गया अब तक, क्योंकि उस समय ही इन सब चीजों को लेकर के जब पूरा मामला सामने आया था, तो पीएफआई संगठन के जो पूरे इस संगठन का अध्यक्ष जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के लगातार बयान देता रहा, मीडिया से उसकी बातचीत होती रही और अपनी बातों को वो रखता रहा। उसके बाद पूरा मामला कोर्ट में भी गया था, लेकिन उसके बावजूद अब तक सरकार के जरिए से इस पूरे मामले पर जो एक्शन लेना चाहिए था, या इस संगठन को जो बैन किया जाना चाहिए था, वो अब तक नहीं हो पाया है, क्योंकि इसका जुड़ाव जो था वो कहीं ना कहीं सिमी के साथ भी जोड़ा गया था। उस समय सरकार ने बताया था कि ये सिमी जैसे संगठन से जुड़े हुए थे, और सिमी का जो जुड़ाव था वो सीधे सीधे पाकिस्तान जासूसी एजेंसी के साथ जुड़ाव देखा गया था। तो जब इस तरह के सारे सबूत हमारे पास थे, तो उस समय इस संगठन को बैन क्यों नहीं किया गया? और उसके बावजूद अब एक बार और मथुरा, रविंद्र आपके पास लौट करके आ रहा हूं, लेकिन हाथरस ऐश्वर्या के पास जाना बहुत जरूरी है। ऐश्वर्या, हाथरस के नाम पर जितना बवाल कटा, हाथरस के नाम पर जितना हो हल्ला हुआ, क्या ये माना जाए ये संयोग नहीं था बल्कि प्रयोग था? एक ऐसा प्रयोग जो शाहीन बाग की शक्ल में था, एक ऐसा प्रयोग जो जामिया का रूप अख्तियार किए हुए था, एक ऐसा प्रयोग जिसके जरिए दिल्ली जैसे दंगे भड़काने का एक षड्यंत्र था, और यह षड्यंत्र पूरी तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ में अंजाम दिया जाने वाला था। पीएफआई की तरफ से, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से, पिंजरा तोड़ जैसे संगठनों की तरफ से, एसडीपीआई की तरफ से।
बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, क्योंकि एक तरफ तो लगातार एसआईटी और सीबीआई जो गैंगरेप की घटना हुई थी उसको पूरी तरीके से खंगालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दूसरी और इसी के पीछे, इसी की आड़ में दंगे भड़काने की साजिश जो पीएफआई, एसडीएफआई और पिंजरा तोड़ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही थी, वो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था और लगातार इसके ऊपर स्क्रूटनी हो रही थी, क्योंकि 14 और 15 सितंबर के बाद से ये जो वेबसाइट थी जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम, इसके ऊपर नजर रखी जा रही थी और इसीलिए कल इसको ट्रैक डाउन करके इसको बंद किया गया और अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन इन अकाउंट्स के पीछे है। आज जब मथुरा से ये 4 लोगों को डिटेन किया गया है, तो लेटेस्ट अपडेट में आपको बता दूं, हाथरस के जो बॉर्डर्स हैं उनको पूरी तरीके से नाकाबंदी कर दी गई है। हर एक उस गाड़ी को बहुत बारीकी से चेक किया जा रहा है, जो भी हाथरस की तरफ मुड़ रहा है उनसे पूछा जा रहा है क्या मकसद है, आपको कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, और तभी उनको आगे आने दिया जा रहा है। तो अभी इस समय में लगातार पुलिस फोर्स को बढ़ा दिया गया है हाथरस के बॉर्डर्स पर। हालांकि अभी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, जितनी भी सामग्री मिली है, जितनी भी चीजें मिली हैं, उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है, उन्हें एनालाइज किया जा रहा है और इन चारों को इंटरोगेशन में इनसे ये पूछा जाएगा कि मास्टरमाइंड कौन है, मास्टरमाइंड कहां पर बैठा है। कहीं ऐसा तो नहीं पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है, नेपाल में है, चीन में है या फिर बांग्लादेश में है, ये भी देखा जाएगा यकीनन। आप तीनों के पास लौट करके आते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट देखें आप। जिस हाथरस को लेकर इतनी सियासत हुई, लोगों में इतना गुस्सा फूटा, उसे लेकर खुलासा हुआ कि हाथरस कांड के बहाने पूरे यूपी में जातीय हिंसा भड़काने की साजिश रची गई थी। इसका मकसद यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को बदनाम करना था। इस जहरीली साजिश में एक वेबसाइट की भूमिका सामने आई है, जिसको विदेशों से भी फंड मिला और इस वेबसाइट के जरिए लोगों को हाथरस कांड के अभियान से जोड़ने का खेल भी चलाया गया। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं। यह हाथरस कांड सोची समझी साजिश थी। जो लोग अरेस्ट हुए हैं, मुजफ्फरनगर के नगला का रहने वाला अतीकुर रहमान है, मल्लपुरम का सिद्दीकी है, बहराइच का मसूद अहमद है और रामपुर जिले का भी पकड़ा गया एक शख्स है। ये चारों पीएफआई से कब से कनेक्ट रहे हैं और पीएफआई के अलावा और किन किन संगठनों के साथ में इनका कनेक्शन रहा है, अभी 4 गिरफ्तार हुए हैं यूपी पुलिस, एसआईटी, साइबर सेल के रडार पर। और कितने लोग हैं? देखिए, यहाँ पर जो जानकारी अब तक सामने आई है उसके अनुसार इन चारों लोगों की गिरफ्तारी जरूर हुई है और ये जरूर बताया गया है कि एक लैपटॉप है इनके पास और कुछ संदिग्ध और भी सामान है, जिसमें कुछ शायद ऐसे कुछ इनके पास पेपर्स हैं जिनके जरिए से ये सिद्ध किया जा रहा है कि ये सभी लोग जो हैं वो दंगा भड़काने के लिए या फिर इन सब चीजों से रिलेटेड हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको याद हो सीए या एनआरसी की जब घटना हुई थी और जब पूरे प्रदेश में या फिर प्रदेश के और कई इलाकों में जब जहां पर पूरी घटनाक्रम हुए थे, पूरे सड़कों पर काफी आग लगी थी और दिल्ली में सबसे बड़ी घटना हुई थी, तब उसी समय एक बहुत बड़ा सवाल उठा था कि पीएफआई जैसे संगठन को बैन क्यों नहीं किया गया अब तक, क्योंकि उस समय ही इन सब चीजों को लेकर के जब पूरा मामला सामने आया था तो पीएफआई संगठन के जो पूरे इस संगठन का अध्यक्ष जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के लगातार बयान देता रहा, मीडिया से उसकी बातचीत होती रही और अपनी बातों को वो रखता रहा। उसके बाद पूरा मामला कोर्ट में भी गया था, लेकिन उसके बावजूद अब तक सरकार के जरिए से इस पूरे मामले पर जो एक्शन लेना चाहिए था या इस संगठन को जो बैन किया जाना चाहिए था वो अब तक नहीं हो पाया है, क्योंकि इसका जुड़ाव जो था वो कहीं ना कहीं सिमी के साथ भी जोड़ा गया था। उस समय सरकार ने बताया था कि ये सिमी जैसे संगठन से जुड़े हुए थे और सिमी का जो जुड़ाव था वो सीधे सीधे पाकिस्तान जासूसी एजेंसी के साथ जुड़ाव देखा गया था। तो जब इस तरह के सारे सबूत हमारे पास थे तो उस समय इस संगठन को बैन क्यों नहीं किया गया और उसके बावजूद अब एक बार और मथुरा रविंद्र आपके पास लौट करके आ रहा हूं, लेकिन हाथरस ऐश्वर्या के पास जाना बहुत जरूरी है। ऐश्वर्या, हाथरस के नाम पर जितना बवाल कटा, हाथरस के नाम पर जितना हो हल्ला हुआ, क्या ये माना जाए ये संयोग नहीं था बल्कि प्रयोग था? एक ऐसा प्रयोग जो शाहीन बाग की शक्ल में था, एक ऐसा प्रयोग जो जामिया का रूप अख्तियार किए हुए था, एक ऐसा प्रयोग जिसके जरिए दिल्ली जैसे दंगे भड़काने का एक षड्यंत्र था और यह षड्यंत्र पूरी तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ में अंजाम दिया जाने वाला था। पीएफआई की तरफ से, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से, पिंजरा तोड़ जैसे संगठनों की तरफ से, एसडीपीआई की तरफ से।
बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, क्योंकि एक तरफ तो लगातार एसआईटी और सीबीआई जो गैंगरेप की घटना हुई थी उसको पूरी तरीके से खंगालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दूसरी ओर इसी के पीछे, इसी की आड़ में दंगे भड़काने की साजिश जो पीएफआई, एसडीएफआई और पिंजरा तोड़ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही थी, वो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था और लगातार इसके ऊपर स्क्रूटनी हो रही थी, क्योंकि 14 और 15 सितंबर के बाद से ये जो वेबसाइट थी जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम, इसके ऊपर नजर रखी जा रही थी और इसीलिए कल इसको ट्रैक डाउन करके इसको बंद किया गया और अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन इन अकाउंट्स के पीछे है। आज जब मथुरा से ये 4 लोगों को डिटेन किया गया है, तो लेटेस्ट अपडेट में आपको बता दूं, हाथरस के जो बॉर्डर्स हैं उनको पूरी तरीके से नाकाबंदी कर दी गई है। हर एक उस गाड़ी को बहुत बारीकी से चेक किया जा रहा है। जो भी हाथरस की तरफ मुड़ रहा है उनसे पूछा जा रहा है क्या मकसद है, आपको कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, और तभी उनको आगे आने दिया जा रहा है। तो अभी इस समय में लगातार पुलिस फोर्स को बढ़ा दिया गया है हाथरस के बॉर्डर्स पर। हालांकि अभी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जितनी भी सामग्री मिली है, जितनी भी चीजें मिली हैं, उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है, उन्हें एनालाइज किया जा रहा है और इन चारों को इंटरोगेशन में इनसे ये पूछा जाएगा कि मास्टरमाइंड कौन है, मास्टरमाइंड कहां पर बैठा है। कहीं ऐसा तो नहीं पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है, नेपाल में है, चीन में है या फिर बांग्लादेश में है, ये भी देखा जाएगा यकीनन। आप तीनों के पास लौट करके आते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट देखें आप। जिस हाथरस को लेकर इतनी सियासत हुई, लोगों में इतना गुस्सा फूटा, उसे लेकर खुलासा हुआ कि हाथरस कांड के बहाने पूरे यूपी में जातीय हिंसा भड़काने की साजिश रची गई थी। इसका मकसद यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को बदनाम करना था। इस जहरीली साजिश में एक वेबसाइट की भूमिका सामने आई है जिसको विदेशों से भी फंड मिला और इस वेबसाइट के जरिए लोगों को हाथरस कांड के अभियान से जोड़ने का खेल भी चलाया गया। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं। क्या हाथरस कांड सोची समझी साजिश थी? हाथरस गैंगरेप का इस्लामिक कनेक्शन, 100 करोड़ की फंडिंग का सच, जहरीली वेबसाइट का सच, हाथरस को जातीय दंगों में जलाने की साजिश, योगी सरकार को बदनाम करने का सच, हाथरस की साजिश का सच। हाथरस का बूलगढ़ी गांव इस वक्त पूरे देश की राजनीति का केंद्र है। बड़े बड़े नेता इस गांव में जा चुके हैं और कई बड़े नेताओं की जाने की चाहत अभी बाकी है। लेकिन जिस हाथरस गैंगरेप को लेकर तमाम राजनीति हो रही है, उसको लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा किसी और ने नहीं, खुद यूपी की योगी सरकार ने किया है। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। योगी सरकार के मुताबिक हाथरस कांड के बाद पूरे यूपी में सीएए की तर्ज पर दंगों के साथ जातीय हिंसा को भड़काने का प्लान था, जिसका मकसद यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को बदनाम करना था। जानकारी के मुताबिक इसके लिए 100 करोड़ की फंडिंग की बात भी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जातीय और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे, यह दृश्य आपने देखा होगा। पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है। ये षड्यंत्र होते रहेंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, विकास के लिए अपने आप को समर्पित करना है। इस जहरीली साजिश में एक वेबसाइट
जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम .card.co की भूमिका सामने आई है, जिसको विदेशों से फंड मिल रहा था और इस वेबसाइट के जरिए लोगों को हाथरस कांड के अभियान से जोड़ने का खेल चलाया जा रहा था, जिसमें नकली आईडी का इस्तेमाल करके देश के लोगों को गलत फोटो के साथ हिंसा भड़काने वाली सामग्री भेजी जा रही थी। दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद से कुछ ही घंटों में हजारों लोगों को जोड़ा गया था। वेबसाइट में बताया गया है कि प्रदर्शन के वक्त क्या पहने, कब किधर भागें, सोशल मीडिया पर कोई रिकॉर्डिंग ना डालें, अगर पुलिस लाठीचार्ज करती है तो क्या करें, प्रदर्शन वाली जगह माहौल भड़के तो कैसे निपटें, मास्क पहनकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करें ताकि पहचान न हो। योगी सरकार का दावा है कि हाथरस कांड के बाद राज्य में अचानक कई ऐसी वेबसाइट बनकर तैयार हो गईं जिनका मकसद जातीय तौर पर लोगों को भड़काना था। इन्हीं में से एक जस्टिस फॉर हाथरस नाम से वेबसाइट है, जो सरकार के सबसे पहले निशाने पर आई है। जब सरकार को इस बारे में भनक लगी तो कई वेबसाइट खुद रातों रात बंद हो गईं। सुरक्षा एजेंसियों के पास इन सभी वेबसाइट्स के कंटेंट उपलब्ध हैं। बताया जा रहा है कि अभी ये वेबसाइट डिलीट हो गई है, लेकिन इसका जो लैंडिंग पेज था उससे पता चला है कि वो फ्री में वेबसाइट बनाने के काम आता है और इसके लिए दुनिया भर के कई प्रोटेस्ट के लिए वेबसाइट बनाती जाती रही है। अमेरिका में चल रहा ब्लैक लाइव मैटर से जुड़े प्रोटेस्ट में भी इस वेबसाइट का हाथ बताया जा रहा है। हाथरस कांड में राजनीतिक जमावड़े के बीच योगी सरकार का ये दावा कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि इस पूरे कांड को लेकर राजनीति खूब हो रही है। लेकिन अब सवाल इस बात का है, क्या इस हाथरस पर हो रही राजनीति भी किसी प्लान या साजिश का हिस्सा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लेकिन इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है। हाथरस केस में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय दर्ज कर सकता है एफआईआर। विदेश से फंडिंग के मामले में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सकती है ईडी। अभी की बहुत बड़ी खबर, प्रदर्शन के पीछे अवैध फंडिंग का शक। ऐश्वर्या के पास में चलते हैं। ऐश्वर्या, अवैध फंडिंग के जरिए कितने पैसे पहुंचाए गए और अवैध फंडिंग कब से हो रही थी, मुझे ये समझाएं, क्योंकि 14 सितंबर को वारदात हुई है, तब से लेकर के अभी तक किन किन लोगों के जरिए वेबसाइट को, पीएफआई को फंडिंग हुई है? बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार ये वेबसाइट्स के जरिए और सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए हिंसा फैलाने की बात की जा रही थी, जो झूठ और नफरत की बातें इन तमाम वेबसाइट पे फैलाई जा रही थी, और ये जो वेबसाइट बनी थी इसको लेकर लगभग 100 करोड़ रुपए तक की फंडिंग इस्लामिक स्टेट से आने की भी खबर सामने आई है। और इसी को लेकर अब ईडी सेक्शन 153A के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर सकती है, जो पीएमएलए एक्ट में साफ तौर पर क्रिमिनल ऑफेंस के कैटेगरी में आता है, और उसमें अब ये अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने वाली है। लखनऊ से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम अब हाथरस आने की तैयारी कर रही है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार संपर्क में है। जो साइबर क्राइम की टीम यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेगी। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या इस तमाम जानकारी के लिए। विजय लखनऊ से रिपोर्ट कर रहे थे और इसके अलावा रविंद्र मेरे सहयोगी मथुरा से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद।